ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਮਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू दिलीप जी। डॉक्टर सागर, सब तो अहम गल ये है कि मन के चलो कि कोई नौजवान है, कोई किसान है जो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है, जो शैड है उसकी प्लानिंग ते डिज़ाइन ये कितना इंपॉर्टेंट है तो इसका की असर रहेगा? दिलीप जी, अभी पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे काफ़ी नौजवान युवा पीढ़ी डेयरी फार्मिंग में घुस रही है और नए डेयरी फार्म्स ओपन हो रहे हैं। तो इसमें जब भी हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करेंगे जी। डिज़ाइन में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है जब भी हमें बनाना है ये, तो हमें ध्यान में रखना है कि एनिमल कंफर्ट के साथ कुछ छेड़खानी ना हो, एनिमल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। साथ ही जो लेबर है उसको कैसे हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन उस फार्म पे ले पाएँ जी। सबसे पहले काउ कंफर्ट में बात करेंगे तो हम ओरिएंटेशन आएगा कि फार्म का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। तो इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो फार्म का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जब कंफर्ट की बात करेंगे हम, तो कंफर्ट में ज़्यादातर समय जो पशु है वो अपना ईस्ट टू वेस्ट, जिवें तुसीं दस्सिया कि ईस्ट वाले पासे ओदा मुंह होना चाहिए। हाँ, जो सूरज वाले पासे। जो हमारे फार्म की लंबाई है वो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। काउ कंफर्ट में अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो गाय हैं वो अपना समय खाने पीने में और रेस्ट करने में अपना यूटिलाइज करती है जी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। ठीक है। तो ये कंफर्ट हमें कैसे मॉनिटर हो सकता है, कैसे? उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बेडिंग, कि आपका जो गाय की बेडिंग है वो किस प्रकार की है जी। उसको आप टेस्ट करने के लिए एक नी टेस्ट होता है। आप अपनी नीज़ को ड्रॉप करोगे और देखोगे कि वो अगर आपको ही पेनफुल है, जिसमें आपके जो बॉडी वेट है वो 60 किलो है, 80 किलो है, 100 किलो है, तो आप सोच के चलो कि एक पशु जो 700 किलो का है, जो 600 किलो का है, उसको कितना नुकसान कर रहा होगा। उसके साथ साथ उन पशुओं में लेमनेस के केसेस बहुत देखने को मिलेंगे। उनका प्रोडक्शन उस पीक पे नहीं पहुंच पाएगा। आपको रिपीट ब्रीडिंग के केसेस बहुत सारे उन फार्म पे देखने को मिलेंगे। तो बेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें देखना है कि एक पशु को ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਬੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਾਊ ਕੰਫਰਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ये ज़्यादातर आपके फार्म डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एनिमल्स का आपने फार्म सेलेक्ट किया है। तो डिफरेंट बेडिंग में जैसे सैंड हो गया या फिर कोई एशेज़ हो गई, या फिर काउ डंग भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैट, जब हार्ड सरफेस होता है तो मैट यूज़ करते हैं। तो मैट पे भी अक्सर आप अपना नी ड्रॉप टेस्ट करके देखो कि मैट भी पतला है या कितनी विड्थ का है। बिल्कुल। कल को आपको हर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एनिमल को भी वो हर्ट कर रहा होगा जी। ठीक है। इसके अलावा अब तक हमने बेडिंग की बात करी थी, फिर हम बात कर रहे थे कि एक पशु को कितना एरिया, कितना स्पेस चाहिए। ठीक है। तो ये जो गाय और एक शेड में कितने के पशु आने चाहिए या कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है कि कितने पशुओं का आपने शेड बनाना है। सपोज करो एक पशु को कवर्ड एरिया और ओपन एरिया डिवाइड है कि एक गाय है उसको लगभग 3.5 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया चाहिए, यही 7 स्क्वायर मीटर उसको ओपन एरिया चाहिए। ठीक है। यही इसके मुकाबले जो भैंस है उनका ओपन एरिया और कवर्ड एरिया गाय के मुकाबले अलग होता है, उनको थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए। तो उन भैंसों को जो कवर्ड एरिया है वो लगभग 4 स्क्वायर मीटर चाहिए और ओपन एरिया 8 स्क्वायर मीटर चाहिए। इसके अलावा आपको हर कैटेगरी में, यानी कि काफ्स का, हीफर्स का, एडल्ट एनिमल्स का, लैक्टेटिंग एनिमल्स का जो पैन है, जो शेड है, वो अलग बनाना है ताकि आप उसको प्रॉपर केयर, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट दे पाओ और उससे अच्छे से अच्छा उस एनिमल के शेड को यूटिलाइज कर पाओ जी।
इसके अलावा जो और ध्यान हमें रखना है वो है वेंटिलेशन और उधर की जो लाइट हम पशुओं को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा असर उसके इनटेक पे यानी कि ड्राई मैटर इनटेक पे डालती है। अच्छा, जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम बैठ के अपने कोई भी अगर नोट्स है हमारे उसको अगर हम पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार अगर हम शेड है, एक शेड में रात को अगर हम एक बुक लेके हम उसको पढ़ पाएं, इतनी रोशनी एक फार्म पे होनी आवश्यक है जी। इसका सीधा असर आपको अगर मैं डाटा के तौर पे बताऊं तो लगभग 2 से 3 लीटर एक पशु का दूध आप बढ़ा सकते हो। अच्छा, यही अगर आपने कंफर्टेबल अपना डिजाइन नहीं रखा है या अपने पशुओं को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दिया है तो 20 से 30%। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2-4 ਲੀਟਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼रूर ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल, मैं एक डाटा के तौर पे आपको बता रहा था कि अगर आपने अपने पशु का डिज़ाइन अच्छा कंफर्टेबल नहीं बनाया तो लगभग 20 से 30% केस मैस्टाइटिस के आपके फार्म पे इंक्रीज मिलेंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होर सवाल ये आंदा है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾਈ ਵਗੈरह ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ स्पेस होना चाहिए, ऊंचाई कितना मैटर करती है? आइडियली जब भी हम फार्म तैयार कर रहे हैं तो हाइट का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है जी। उसकी जो हाइट है वो साइडों से हमें लगभग 18 से 20 फीट रखनी है और सेंटर से 25 से 30 फीट रखनी है। अच्छा, ये इसलिए रखनी है क्योंकि जो फार्म पे जो एयर सर्कुलेशन होगी वो अच्छी होगी, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, इसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, जिससे एक हट की तरह कह रहे हो जी। ठीक है, तो जितनी भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, इसकी एयर सर्कुलेशन अच्छी होने की वजह से वहां पे जो हीट स्ट्रेस है वो कम होगा, जो फार्म पे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल में रहेगी। साथ ही अक्सर देखा गया है कि अगर हमने शेड की हाइट अगर प्रॉपर होगी तो वहाँ की जो वेंटिलेशन है, वो एयर सर्कुलेशन है, वो अच्छी रहने से जो उस फार्म पे हीट स्ट्रेस है वो केसेस आपके कम देखने को मिलेंगे। यही नहीं, अगर आपके फार्म पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर सर्कुलेशन अच्छी है, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल रहेगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के केसेस आपको कम देखने को मिलेंगे। साथ ही मेस्टाइटिस आपको उस फार्म पे कम देखने को मिलेगी। इसका सीधा असर, हाइट का सीधा असर आपके फार्म के पशुओं के ड्राई मैटर इनटेक पे देखने को मिलता है और उनके प्रोडक्शन पे देखने को मिलता है। तो डॉक्टर सागर, अगला सवाल ये है कि ਜਦੋਂ ਕਈ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਹੇ? वैसे दोनों ही सिस्टम सही हैं, बट करेक्ट डिज़ाइन होना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन क्यूबिकल्स में भी अगर आपका करेक्ट डिज़ाइन है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे एनिमल्स। अगर क्यूबिकल्स की हम बात करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अक्सर फार्मर क्या करता है, किसी और फार्म पे क्यूबिकल्स देख के अपने फार्म पे क्यूबिकल ले आता है। वो अपने ब्रीड को नहीं देखता है कि मेरे पास किस जेनेटिक्स की, किस पोटेंशियल की मेरे पास गायें हैं, और उनकी जो विड्थ है वो उस हिसाब से नहीं मेंटेन कर पाता। तो अगर मैं जनरली बात करूं कि एक चौड़ाई कितनी होनी चाहिए क्यूबिकल्स की, तो उसे अपने गाय की जो हिप है उसको नापना है और उससे डबल स्पेस एक गाय के लिए उसकी विड्थ को देना है। ठीक है, यही लंबाई में अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 फीट उसको अपनी स्पेस देनी है। यही नेक रेल की अगर हम बात करते हैं कि गाय की जो गर्दन है वो सही तरीके से मूव हो पाए खड़े होने के बाद या नहीं, तो लगभग उसको 4 से 5 फीट रखनी चाहिए। ठीक है, गाय का शरीर काफ़ी बड़ा है, रूमन का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो जब पशु लेट रहा है वहाँ पे क्यूबिकल पे आके जाके, क्योंकि वो खाना खा के रेस्ट करने के लिए क्यूबिकल में जा रहा है, और अगर हम वहाँ पे उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन पे सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमें शेड में ध्यान रखना है, अक्सर 2 वे जब क्यूबिकल्स लगे होते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं, एक साइड से उसको क्लोज रखते हैं, तो हमें दोनों साइड ओपन एरिया प्रोवाइड करना है ताकि गाय घूम के सर्कल लेके अपने जो चारा है, जहाँ पे चारा डला हुआ है वो खाने आए, जो पानी का एक्सेस है वो ईजी हो पाए। ठीक है, साथ ही क्यूबिकल्स के बैक एंड पे जब गायें हैं तो वो 2 वे मूव कर पाएँ, मतलब 2 गायें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर पाएँ, इतनी स्पेस हमें प्रोवाइड करनी है जी। यानी कि जो किसान इस समय इस गलबात ਨੂੰ सुन रहे ने, मोटी जी गल ये निकल के आई कि जे तुसी अपने फार्म दे विच शैड दे अंदर
ਕਾਊ ਕੰਫਰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਊਬਿਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਊਬਿਕਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? फीडिंग मेंजर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका सीधा असर आपके पशु के ड्राई मैटर इनटेक पे पड़ेगा। ड्राई मैटर इनटेक पे पड़ेगा तो डायरेक्टली वो उसके प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। ठीक है, तो इस दौरान जब भी हम फीड मेंजर बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लोर है उससे फीड मेंजर की हाइट लगभग आधा फुट ऊपर रखें। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो पशु है उसके जो शोल्डर है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, वो इजी एक्सेस करके अपना इनटेक ले पाता है, जो भी फीड है, फॉडर है उसका। इसके साथ साथ जो जुगाली है वो इम्प्रूव होती है, उसकी सलाइवेशन इम्प्रूव होती है, उसका ड्राई मैटर इनटेक इम्प्रूव होता है, जो सीधा रिफ्लेक्ट करता है उसके प्रोडक्शन पे। जी अगर हम बात करें कि कितने टाइप के फीडिंग मेंजर होते हैं, तो 2 प्रकार के फीडिंग मेंजर हैं, जिनमें है एक फेंस लाइन और दूसरा है एलिवेटेड सरफेस एरिया। जी, तो फेंस लाइन में जो मैंने आपसे बात करी वो ज़्यादा उचित है, क्योंकि उसमें रूमिनेशन इम्प्रूव होएगी, उसमें सलाइवेशन इम्प्रूव होएगी, उसमें ड्राई मैटर इम्प्रूव होएगा और डायरेक्टली प्रोडक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ जो इवन वेस्टेज है, जो फीड एंड फॉडर की वेस्टेज होती है, वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। यही फेंस लाइन जब आप एलिवेटेड मेंजर बना रहे हो तो आपको उसकी हाइट का खास तौर पे ध्यान रखना है, वरना जो वेस्टेज है, जो लेफ्ट ओवर है फीड का, वो ज़्यादा होगा उसमें। अब तक हमने बात करी है क्यूबिकल्स की। क्यूबिकल्स के अलावा अगर हम ओपन एरिया की बात करते हैं तो अक्सर फार्म्स में देखा गया है कि जो किसान भाई हैं वो अपना जो फार्म का आधा स्ट्रक्चर है उसको कवर्ड रखते हैं और आधा ओपन रखते हैं। तो अक्सर जब भी धूप होगी तो वो पशु शेड की तरफ जा रखा होगा और उसमें जो फ्लोर है लगभग पक्का आप लोगों ने कर रखा था, जिसके कारण उसके कंफर्ट पे असर जाता है। वो पशु आपको ज़्यादातर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि उस शेड को आप लगभग 80% तक आगे कवर करके रखो। वो ना केवल आपके पशुओं को बैठने के लिए भी कच्चे एरिया में जगह देगा, बल्कि जो बारिश के दौरान जो आपका कच्चा एरिया है वो गीला हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। साथ ही एक शेड के एंड पे एक ड्रेनेज एरिया बनाओ, ताकि जितना भी पानी है वो साइड से निकल के उसके एंड पे गिरे, ना कि आपके जो फार्म है, शेड है, उसके अंदर जाके गिरे। डॉक्टर सर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ वास्ते वो ठीक आ जाए। हाँ, इसीलिए हमने जो ये स्टैंडर्ड बताया आधा फुट आपको फ्लोर से रखना, वो इसीलिए बताया कि ये स्टैंडर्ड हाइट है। इसके लिए आपकी हाइट अगर ज़्यादा है या कम है तो ये आइडियल है आपके इनटेक को भी इम्प्रूव करने के लिए और जुगाली को भी ठीक करने के लिए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर फार्म पे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। जी, अगर आप दूध में भी देखोगे तो 87% के अराउंड पानी की मात्रा है। बिल्कुल ठीक है, और जब भी पशु खाने के लिए जा रहा है तो आप देखोगे कि सारे लाइन में एकदम से खाने के लिए जाते हैं, बट सारे पानी पीने के लिए नहीं जाते। तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी अपने पानी में नहीं देना, बट एटलीस्ट इतना देना है, जैसे हमने क्यूबिकल्स में बात करी थी कि वो सर्कल काट सके या 2 गायें आपस में क्रॉस कर सके, इस तरीके का हमने स्पेस देना है। और एक पैन के अंदर हमने 2 वाटर ट्रफ एरिया प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि अक्सर जब गायें अपना डोमिनेटिंग नेचर, अपना बॉस गिरी दिखाती हैं, तो वो ज़्यादातर जब पानी का एरिया है वहीं दिखाती हैं। तो एक बॉस गाय अगर वहाँ पे आके खड़ी है तो आपके जो कमज़ोर गायें हैं उनको पानी पीने के लिए नहीं जाने देगी, जिसका सीधा असर आपको उसके ड्राई मैटर इनटेक पे भी दिखेगा और उसके प्रोडक्शन पे भी देखने को मिलेगा। अगर कुछ डाटा के तौर पे बात करूँ तो मैं लगभग 20 से 25% तक आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो डाउन जा सकता है अगर आपके
पशु सही वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं। तो जी अगला सवाल है डॉक्टर साहब के ये सारी गल्लां ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मिल्किंग पार्लर जब भी हम बना रहे हैं तो जो हमें मेन फोकस करना है वो है मिल्क हाइजीन के ऊपर, काउ कंफर्ट के ऊपर, और कैसे हम उस लेबर को उस एरिया में यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, अगर हम मिल्किंग पार्लर के टाइप की बात करें तो 3 टाइप का मिल्किंग पार्लर अक्सर देखने को मिलेगा आपको, हेड टू हेड, टेल टू टेल एंड हैरिंग बोन। आपको किस टाइप का मिल्किंग पार्लर अपने शेड में चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके पास किस टाइप की ब्रीड है, आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, और आपके हेड ये हर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है जी। इसके अलावा जो मिल्किंग पार्लर की जो लोकेशन है वो सेंट्रली फार्म पे लोकेटेड होनी चाहिए, तो जो ताकि जो गाय है उसकी मूवमेंट कम से कम हो और जो एनिमल पे स्ट्रेस है वो कम से कम पड़े। जो एंट्री और एग्ज़िट है वो बिल्कुल स्ट्रेट, और जो उसकी चौड़ाई है इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि 2 गायें, जैसे हम अक्सर बात कर रहे हैं, कि वहाँ से ईजिली जा पाएँ ताकि उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो ना पड़े। साथ ही वहाँ पे हमें एक ड्रेनेज एरिया प्रॉपर स्लोप हमें देना चाहिए ताकि जो ड्रेनेज है, जो हाइजीन है, वहाँ पे हम मेंटेन कर पाएँ। इसके अलावा शांत वातावरण वहाँ पे हमें देना है, क्योंकि मिल्किंग के दौरान हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का पशु पे स्ट्रेस पड़े, कोई भी शार्प एजेस वहाँ पे ना हो जो कि कल को पशु को जाके इंजरी कॉज करें। यही नहीं, अगर अच्छा मिल्किंग पार्लर अगर आप पशु को प्रोवाइड करते हो तो लगभग 30 से 40% तक आप जो मिल्किंग टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और आखिरी में मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक अच्छा डिज़ाइन वो नहीं है कि आप कितना सीमेंट और कितना लोहा उसको बनाने में लगा रहे हो, बल्कि उसके काव के कंफर्ट के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से उसको कितना अच्छा घर दे पा रहे हो वो जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ਤਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੈਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 4 ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 50 ਤੋਂ 80 ਫਿਟ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 80 ਤੋਂ 100, ਤੇ ਚੌਥਾ 100 ਤੋਂ 120 ਫੁੱਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 8690 37369 ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।